गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमने आपको पढ़ाया। अब इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हम कुछ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे आता है। हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। 82 नंबर क्वेश्चन आप देखो बेटा। 82 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? आइडेंटिफाई ए एंड बी। ये पिक्चर दिया गया है, इसमें ए और बी क्या होता है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करो, ए क्या है बेटा और बी क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंदर साइड में है, तो ये जो हो जाएगा वो इनर मेम्ब्रेन होता है। और इसके बाद फिर आउटर मेम्ब्रेन, इधर बाहर में आउटर मेम्ब्रेन होगा, उसके दोनों मेम्ब्रेन के बीच में चैम्बर होता है जिसका स्पेस बोलते हो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होगा। और अंदर में क्या होता है, मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ए हो जाएगा मैट्रिक्स और बी हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन। क्या आंसर होगा इसका? ए मैट्रिक्स हो गया और बी इनर मेम्ब्रेन। क्या आंसर होगा बेटा? ए जो हो गया आपका मैट्रिक्स और बी हो गया इनर मेम्ब्रेन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अगला क्वेश्चन में क्या आता है? स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, पहला ऑप्शन में क्या बोलता है? F1 हेड पीस कंटेन द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। बिल्कुल सही बोला बेटा। F1 जो होता है ना, F1 जो होता है उसका F1 जो है वो F0 जो है वो तो अटैच होता है मेम्ब्रेन से, उसको F0 बोलते हो। और F1 जो पार्टिकल होता है वो हेड होता है। तो हेड क्या करेगा? हेड क्या करेगा बोलो? हेड क्या करेगा? उसमें एटीपी सिंथेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो वो एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन में देखो, F0 पार्ट फॉर्म्स द चैनल थ्रू विच द प्रोटॉन क्रॉस इनर मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही बात है बेटा, है ना। F0 पार्ट क्या करेगा? चैनल का फॉर्मेशन करेगा। इसी से फिर वो क्या करेगा? इसी से प्रोटॉन पास करेगा। ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स में प्रोटॉन का पास होता है बेटा, आपको बताया थे। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स इज नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो वो जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के बाहर में जो स्पेस है, वहां पे जब प्रोटॉन भर जाएगा तो वो वापस लौट करके आएगा, तो वो एटीपी बनाएगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहता है? फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस्ड, है ना, जितने भी एटीपी प्रोड्यूस, 2 प्रोटॉन पंप। बिल्कुल सही बात है। हर 2 प्रोटॉन पंपिंग होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन भी को भी वो लाएगा। और 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये मिलकर के एक वाटर मॉलिक्यूल्स बना देते हैं और वहाँ पे एक एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो थर्ड ऑप्शन भी राइट हो गया बेटा। इसलिए ए, बी एंड सी, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, 84 में क्या करता है? ऑक्सीडेशन ऑफ NaDH2 एंड FADH2 रिस्पेक्टिवली गिव। अब बताओ, NaDH2 और FADH2 का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा? तो NaDH से कितना एटीपी बनता है बेटा? 3 एटीपी। और FADH2 से कितना एटीपी बनता है? 2 एटीपी। कितनी बार बोला मैंने क्लास में? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। आगे देखो और भी कुछ क्वेश्चंस है, उसको देखते हैं। आगे आपका ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे बेटा। ठीक है, अब देखिए ये 85 नंबर क्वेश्चन देखो। 85 ये सारा क्वेश्चन जो है वो आप देख रहे हो, अच्छे क्वेश्चंस है ना। तो 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखता है? रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, स्टेटमेंट को रीड करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 1 में क्या कहता है? ड्यूरिंग फॉस्फोरिलेशन, अंडर ब्रैकेट में फोटोसिंथेसिस, मतलब लाइट रिएक्शन की बात कर रहा है ना। फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात, हाँ ये देखो लिखा गया फोटोफॉस्फोरिलेशन। लाइट एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट ड्यूरिंग द एटीपी सिंथेसिस। ये तो स्टेटमेंट सही है बेटा, है ना। लाइट एनर्जी जो होता है वो इस्तेमाल करता है ना, और यूज करके प्रोटॉन बनाता है। ठीक है, प्रोटॉन को भी बनाता है। अंदर में आपको पता है ना, वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो प्रोटॉन भी बना था। और एटीपी की सिंथेसिस के भी होती है ना, ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस। तो ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोलता है बेटा? देखो, इन रेस्पिरेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज यूटिलाइज्ड फॉर phosphorylation and thus the process is called oxidative phosphorylation. This is also right, है ना। ये दोनों स्टेटमेंट राइट है।
सेकंड स्टेटमेंट में रेस्पिरेशन वाला फॉस्फोरिलेशन की बात कर रहा है ना, रेस्पिरेशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि ऑक्सीजन की सहायता से एटीपी बनता है, और यहाँ पे लाइट वाला फोटोफॉस्फोरिलेशन है। दोनों स्टेटमेंट से, बट दोनों एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं है बेटा। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 86 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है बेटा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ए सेट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स के फिल इन द ब्लैंक्स प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस अलॉन्ग विद द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अच्छा ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स नहीं पूछा है, कॉम्प्लेक्स तो 4 होता है, लेकिन बीच बीच में जो उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर की बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या होता है। तो आपको तो पता ही है कि बीच बीच में इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, साइटोक्रोम बी होता है, सी होता है ना। तो ये जो भी सीक्वेंस है वो सीक्वेंस तो आपको ऑलरेडी पहले से पता ही है बेटा। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कैरियर कितने होंगे, है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर हो जाता है आपको ऑक्सीजन, ठीक है। उसके पहले कितने इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, रुको मैंने जो आपको डायग्राम बताया था, देखो एक और डायग्राम दिखाता हूँ आपको, तो उससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये कहाँ पे गया डायग्राम, हाँ कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो, ये देखो, ये देखो बेटा, ठीक है। ये आप डायग्राम देखो जरा, है ना। इसमें कितने हैं, पहले कोएंजाइम क्यू है ना। कोएंजाइम क्यू याद है ना, जो सेकंड और फर्स्ट के बीच में जो कॉमन था, है ना, तो वो कोएंजाइम क्यू हो गया। ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। फिर उसके बाद फिर साइटोक्रोम बी, है ना, जो तीसरे कॉम्प्लेक्स में आया था। फिर C1 BC1, है ना, याद है ना, BC1 थर्ड कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम जो थर्ड कॉम्प्लेक्स था उसको BC1 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। फिर मोबाइल कैरियर C, उसके बाद फिर फोर्थ कॉम्प्लेक्स में A था और A3 था। तो ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर को, लास्ट में एक ऑक्सीजन था। तो टोटल कितने हो गए बेटा, काउंट कर लो, 7 इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गए। अच्छा, ये पूरा सिस्टम चल कहाँ पे रहा है, इनर मेम्ब्रेन। तो कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करा, इलेक्ट्रॉन कैरियर की। तो 7 इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, याद रखने वाली बात है। और कौन कौन होता है, सीक्वेंस भी आप याद रखिएगा। तो ये से सारा चीज़ आपका सवाल बन गया, ये क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे बेटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन, क्या बोलता है क्वेश्चन में, बोलता है हाँ, ये 86 में होता है, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो 87 क्वेश्चन में क्या बोलता है, एज पर कीमो ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस इन इनर माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन। अच्छा, प्रोटॉन कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होगा, इनर मेम्ब्रेन में, तो वो स्पेस होता है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। ये कौन सी भारी बात है भाई, ये तो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में जाकर के एक्यूमुलेट हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। चलो अगला देखो बेटा, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का डायग्राम बनाया गया है और लेबलिंग करने के लिए PQRST क्या हो गया। तो बताओ, देखो भाई, P क्या है, ये चैम्बर हो गया, वो क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये आउटर मेम्ब्रेन इधर होता है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इधर मैट्रिक्स होगा, यहाँ पे वो चैम्बर होगा, वो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, है ना, या चैम्बर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये P हो गया स्पेस। और Q क्या हो जाएगा बेटा, Q यहाँ पे लेबलिंग किया है, तो Q क्या हो जाएगा, Q इज व्हाट, Q इज अंदर में है, तो Q क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। R क्या हो सकता है, R होगा आपका NaDH2, है ना। और ये टूटेगा तो 2 प्रोटॉन को देखो बाहर पंप कर गया है, तो ये बाहर पर पंप कर गया, तो T मतलब प्रोटॉन हो गया, और S हो गया NAD प्लस बन जाएगा, तो T हो जाएगा प्रोटॉन। देखो T बार लेबलिंग किया है। तो ऐसा देखते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, है ना, ऐसा ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा। आगे देखो इसका ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। देखो इसके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा गया है, मैट्रिक्स, P वाला मैट्रिक्स था, नहीं P तो बाहर था, ये नहीं होगा, है ना। P आउटर चैम्बर, हाँ ये आउटर चैम्बर हो जाएगा बेटा, ये चैम्बर है ना, ये मेम्ब्रेन नहीं, चैम्बर हो जाएगा, आउटर चैम्बर। 2 ऑप्शन दिया गया है। अब ये D ऑप्शन तो होगा ना बेटे, क्रिस्टी तो अलग चीज़ होता है ना, वो तो इन्वेजिनेशन होता है, तो ये 2 में से कोई एक हो जाएगा ऑप्शन। फिर आगे मैट्रिक्स दिया है, Q मैट्रिक्स था ना, तो B ऑप्शन हो जाएगा, यहीं से समझ में आ गया, ये मैट्रिक्स हो जाएगा, NaDH2 हो गया, NAD टूटेगा, प्रोटॉन टूटेगा, बस वेरी सिंपल आंसर, नो प्रॉब्लम। तो आई थिंक आपको ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आपको ईजिली बनेंगे। हमने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से समझाया है, और उसको अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। इस डायग्राम को आप देखो फिर से, है ना, डायग्राम को आप फिर से देखो, ये वाला इसका B ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। B ऑप्शन इज द राइट आंसर। कैसे राइट हो गया, है ना। तो एक चीज़ आप फिर से देख लीजिए, आप इसको फिर से मैच करा लो, तो आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो, है ना, देखो, है ना,
ये क्या हो जाएगा, यही चीज़ है ना, यही डायग्राम है। तो आप इसको डायग्राम को ले लो, मैच करा लो। वैसे भी मैं ये कहाँ से लिया है, MTG फिंगर टिप का किताब का ये है बेटा। तो MTG फिंगर टिप में आप जाकर के इसको सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम।